नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज की समस्या जो जिस विषय पर निकल के सामने आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं। इसको अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वो छूट जाएगा जिसको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बात करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के जो सेक्शन है। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन और थंबनेल से आप जान गए होंगे कि टॉपिक क्या है। टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि आखिर जो क्रिमिनल लॉ का जो पनिशमेंट होना चाहिए, जो ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी है, यानी कि जो मानव के जो व्यक्तिगत शरीर के विरुद्ध जो अपराध है उनमें क्या सजा निर्धारित की गई है। हमारे आने वाले जो नए कानून हैं जिनमें कि संशोधन हो रहा है और जिनके लिए जो बिल पास हो चुका है, जो कुछ दिनों के बाद ये लागू हो जाएंगे, जिसमें हमारी भारतीय सरकार उसको लागू करने का पूरा प्रयास करेगी। बात करते हैं इन्हीं जो नए कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम। और भारतीय न्याय संहिता के जो जो प्रोविज़न है, जो धाराएं हैं, उन पे क्या अंकित किए गए हैं, क्या नए फैक्ट जोड़े गए हैं, कौन से नए प्रोविज़न लागू किए गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हम आज उपस्थित आए हैं आपके सम्मुख। और इसी पे हम ये भी देखेंगे कि जो पुराने लॉ है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें क्या कमी रह गई है और किस कमी को दूर किया गया है। तो वो कमी में ये अभी निकल के आती है। और बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा, अगर जो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दें। और इसके अतिरिक्त अगर जो कोई वीडियो आपको पसंद आती है, अगर जो कोई लाभकारी जानकारी आपके यूज़फुल में होती है, आप उसका भरपूर कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, तो उसको लाइक अवश्य करें। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी तक हमारे जो सेक्शन 376 जो बहुत ही प्रमुख और बहुत ही जनरल धारा है, जिसका मतलब हर किसी को सामान्य तौर पे पता होता है, जो हमारे भारतीय दंड संहिता है और जो भारतीय जो आईपीसी है, उनमें कुछ जो प्रमुख धाराएं हैं, वो प्रमुख धारा एक जो लेमैन है वो भी उसका मतलब जानता है। जैसे फॉर एग्जांपल 420 हो गया, 302 हो गया या 376 हो गया। तो इन सभी धाराओं का मोटे मोटे तौर पे सभी लोग इसका मतलब जानते हैं कि इनका व्यक्तिगत या सामान्य तौर पे सामाजिक में इनका क्या उपयोग होता है और इनका क्या मतलब होता है। बात करते हैं कि सेक्शन 376 में अभी तक जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया गया था, या दूसरे शब्दों में कहें जो मिनिमम से मैक्सिमम तक जो पनिशमेंट दिया गया था, क्या वो पनिशमेंट किसी भी जो रेपिस्ट है या जो ऑफेंडर है, क्या उसके लिए उतना ही पर्याप्त है? अगर जो पर्याप्त है तो फिर भी ये जो ऑफेंसेस हैं, जैसा कि अभी जो लेटेस्ट में जो भी घटना घटित हुई थी, काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसको जब भी याद कर लें तो वो एज ए लेटेस्ट ही और हाल ही की घटना नज़र आती है। बात करते हैं निर्भया कांड की, जो 2013 में जिसमें वो घटना घटित हुई थी, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उसी में कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी, जिसमें ये कि अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव लाया गया था और उसको लागू भी किया गया, लेकिन उसको लागू करने के पीछे जो उनका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जब उसका जो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो हमारी आज की जो वर्तमान जो भारतीय सरकार है, उसको फिर से अमेंडमेंट करके, यानी कि उसका संशोधन करके, उस परिभाषा में उसकी जो परिधि में उसकी जो सज़ा को उसको बढ़ा के पेश किया गया है कि क्यों ये अपराध, इस तरीके के जो अपराध सज़ा बढ़ाने के साथ भी उस जो ऑफेंस है 376 को और कठोर करने के उपरांत भी इस तरीके की घटनाएं जो समाज में घटित होती हैं वो क्यों नहीं रुक पा रही हैं। तो बात करते हैं इन्हीं पे कि जो पहले जो आईपीसी थे उसमें मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट निर्धारित किया था और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा निर्धारित की थी। जो आज के परिवेश के हिसाब से इतनी सज़ा भी जो कम पड़ रही थी किसी भी रेपिस्ट के लिए जिसने वो घटना कारित की है, तो अब वर्तमान में इस सज़ा को और भी बढ़ा के अब जो हमारे जो नए जो कानून आए हैं, जो नया जो संहिता बनी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा जो 66 है या 64 है और 65 में, इनमें जो दंड निर्धारित किए गए हैं, तो वो दंड निर्धारित में उनका प्रोविज़न क्या है। जैसा कि सेक्शन 64 में किसी भी जर्नल रेप में या जर्नल 376 के जो ऑफेंस कारित किए हैं जो किसी व्यक्ति ने, उसकी जो सज़ा निर्धारित की गई है वो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन से
उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन फाइन से और लाइफ इम्प्रिजमेंट जो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम उसकी जो आजीवन कारावास की जो सज़ा है, क्या वो उतनी ही पर्याप्त है? अगर जो पर्याप्त है तो इसके आने वाले समय में इसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे कि ये जो संशोधन किए गए हैं ये कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक उनके सफलता प्राप्त हुई है। और इसका जो इसके अतिरिक्त और एक धारा आती है सेक्शन 65 में ये प्रोविज़न इंक्लूड किया गया है कि अगर जो सेक्शन 376 के अंतर्गत कोई ऑफेंस कारित किया गया है, किसी भी विक्टिम यानी कि जो पीड़ित है वो उसकी उम्र अगर जो वो 16 साल से कम है, तो अगर जो 16 साल से कम है, जाहिर से तौर पे अगर जो वो माइनर लड़की है उसके साथ अगर जो ऐसी घटना कारित की गई है तो उसकी दशा में भी जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसकी जो सज़ा है और भी कठोर कर दी गई है। इसमें कम से कम 20 साल की सज़ा और इसके अतिरिक्त आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसको वर्गीकृत करते हुए सेक्शन 66 में जो कि ये घटना कारित की जाती है किसी भी जिसकी उम्र 12 साल या उससे कम है, तो उसकी दशा में ऐसी परिधि में उसका जो सज़ा की जो अवधि है उसको और बढ़ा दिया जाता है और उसको कठोर कर दिया जाता है। सेक्शन 66 में जो सज़ा का निर्धारण की जो परिधि रखी गई है उसमें कम से कम 20 साल और आजीवन कारावास या उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर जो उस अपराध की गंभीरता को देखते हुए कि अगर जो कोई दुर्लभ से दुर्लभतम अगर जो कोई वाद की स्थिति उत्पन्न होती तो उस दिशा में उसको डेथ यानी कि मृत्यु दंड भी देने का प्रावधान किया गया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मेंशन किया गया है हमारे जो नई भारतीय दंड संहिता में, उसमें एक चीज़ और किया गया कि जो जुर्माना जो इम्पोज किया जाता था अभियुक्त के ऊपर यानी कि अपराधी के ऊपर, वो अभी तक वो न्यायालय में जमा होता था। जो भी अमाउंट फिक्स होता था 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख की रकम जो भी अदा होती थी वो कोर्ट में जमा होती थी। उसमें पीड़ित की जो पक्ष की जो परिवार है उसका कैसे भला होगा, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जस्टिस दोनों ओर से होना चाहिए। इस बात को साबित करने का ये प्रयास किया गया है। हमारा एक आवश्यक तथ्य ये भी देखने को मिलता है कि ये फैक्ट और ये जो लॉ का जो नियम लागू किया गया है कि कोई भी एक्यूज अगर जो उस घटना कारित की है तो उसका जो ऑफेंस है उसका अपराध है वो संदेह से परे साबित होना चाहिए। और एक और बेसिक लॉ जो बेसिक प्रिंसिपल लेट डाउन की गई है हमारे जो इंडियन लॉ में, वो ये है कि अगर जो किसी भी एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए चाहे 100 गुना छूट जाए। तो इस प्रिंसिपल के आधार पे अगर जो जस्टिस करने का जो मोटिव रखा गया है तो वो रखा गया है कि एक्यूज जिसने की घटना कारित की गई है जस्टिस का पक्ष उसमें अभी तक जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में होता था वो जो अक्यूज जो अभियुक्त होता था उसके पक्ष के हिसाब से उसको जस्टिस देखा जाता था, लेकिन विक्टिम जो पीड़ित है उसके जस्टिस की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो अभी इम्प्लीमेंट होने के लिए जो आ रही है इसमें विक्टिम की जस्टिस को भी देखा गया है, उसको भी ध्यान में रखा गया हुआ है। इसीलिए कि जो जुर्माने की धनराशि अभी तक जो माननीय न्यायालय के अधीन जो जमा होती थी वो जो जुर्माना इम्पोज किया जाएगा एक्यूज्ड के ऊपर, वो जुर्माने की जो धनराशि होगी वो विक्टिम को यानी कि जो भुक्तभोगी जो पीड़िता होगी उसके पक्ष में उसको अदा की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो एक्यूज्ड है जिसने घटना कारित की गई है उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ भी जो पीड़ित महिला है जो भुक्तभोगी है उसका भी जस्टिस का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जस्टिस करने का मतलब ये है कि जस्टिस का जो मेजरमेंट है वो दोनों पक्षों के हिसाब से होना चाहिए। किसी एक पक्ष को अगर जो हम जस्टिस प्रदान करेंगे और दूसरे पक्ष के साथ इनजस्टिस होगा तो अगर जो इनजस्टिस को जो किसी के साथ करने बैठे तो फिर हमारी न्याय प्रणाली जो न्याय संस्था है वो कहीं ना कहीं से सफल नहीं मानी जा सकती है। इसीलिए हमारी जो भारतीय सरकार है इन्हें दोनों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यानी कि जो पीड़ित है और जो अभियुक्त है दोनों के फेवर में दोनों की तरफ से जस्टिस होना चाहिए, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। इसी तथ्य पर और इसी प्रिंसिपल पर ध्यान में रखते हुए इसी पर विश्वास करते हुए जो क्रिमिनल लॉ का है उसका संशोधन माननीय जो लोकसभा और राज्यसभा जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उसमें पेश किया गया है। अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो इसमें जो समाज का जो एक नया दृश्य है ये सामने निकल के आएगा कि और उसके बाद ये निर्धारित हो पाएगा कि जो ये
जो ये नए कानून बने हुए हैं वो कहाँ तक सही हैं और कितने हद तक वो सफल पाए जाते हैं। और सेक्शन 376 का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड है, उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। इतने कंडीशंस होने के बावजूद भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है कि उसमें कंसेंट कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। कंसेंट अगर जो है तो वो किस प्रकार की कंसेंट है, कंसेंट कितने प्रकार की होगी, और कंसेंट में अगर जो देने की वो जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, वो उस स्थिति में थी कि नहीं थी कि कंसेंट दे सके, अक्यूज्ड कौन कौन बनेंगे, और इसके अतिरिक्त भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर जो वार्डन हो सकता है। अगर इनके द्वारा अगर जो कोई कृत्य या इस तरीके की अगर जो घटना कारित की गई है तो उनकी सज़ा क्या होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए एक वीडियो में जो समय मिलता है वो बहुत ही कम है, जो एक वीडियो में संकलित कर पाना बहुत ही संभव नहीं है। तो इसके अतिरिक्त ये जो तथ्य हैं, ये तथ्य है, इन बिंदुओं पे किसी हम और वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे जो भारतीय सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो उन्होंने सरकार बनाई, उनके सरकार का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं अगर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ वो ये निकल के आता है कि जो घटनाएं पीछे जो बीते हुए वर्ष में जो घटित हुई हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर जो नया संशोधन या नया प्रस्ताव आता है तो वो उसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो पीछे की घटना कारित की गई हैं, जो घटित हो चुकी हैं, उस तरीके की घटना या उस तरीके की जो गलतियां जो की गई हैं वो भविष्य में दोबारा उस तरीके की उत्पन्न ना हो सकें। तो इन्हीं सब प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो नए कानून और जो नई संहिता जिनका संशोधन हुआ है उनको नए रूप में उनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर जो इस तरीके के अगर जो लॉ लागू हो जाते हैं तो और उसमें समाज में क्या दृष्टिकोण जाता है, कितने हद तक वो सफल हो पाते हैं, ये देखना अभी शेष है। वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको पसंद आती है, जो लाभकारी लगती है, तो उसको लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, जिससे ये वीडियो दूसरों लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।